हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम सभी जनन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो जनन कितने प्रकार के होते हैं, आखिर जनन है क्या। कल जान लिए थे जनन क्या है, क्या होता है, ये जनन करने के क्या उद्देश्य होते हैं, इससे क्या लाभ होता है। तो आज हम जानेंगे जनन के प्रकार, यानी जनन कितने प्रकार के होते हैं। जनक दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। जिसे पहला होता है असेक्सुअल, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे अलिंगी जनन भी बोलते हैं। और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे लैंगिक जनन कहते हैं। यानी पहला अलिंगी जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा एक ही जीव भाग लेते हैं, यानी इसमें एकल जीव द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। इसमें केवल एक जीव, एकल जीव, एक जीव ही, वो उसी को माता या पिता दोनों कहा जाते हैं, एकल जीव जो होते हैं। और उसमें जो जनन क्रिया होती है वो एक कोशिका के द्वारा ही होती है, यानी इसमें एक कोशिका या जनक से ही नई कोशिका या संतति का निर्माण होता है, जिसे अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे जो जीव होते हैं इसमें अलैंगिक जनन पाई जाती है। तो हम सभी एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं अमीबा। अमीबा में जो केंद्रक होता है ये क्या करता है, धीरे धीरे केंद्रक का विभाजन कर, यानी एक से दो का निर्माण कर लेता है, और बाद में यही केंद्रक फिर दो अलग अलग जीव का रूप ले लेते हैं और अलग अलग जीवन यापन करते हैं। यानी ये जो जीव है अमीबा, ये क्या करती है, एक कोशिकीय जीव है, यानी इसमें जो जनन क्रिया होती है वो एक कोशिका के द्वारा ही संपन्न होती है। और इसमें जो केंद्रक पाया जाता है वो क्या करता है, कुछ समय के बाद दो के यानी एक केंद्रक का विभाजन दो भागों में कर देता है। बाद में जो केंद्रक होता है वो अलग अलग जीव का रूप ले लेता है, जो स्वतंत्र जीवन यापन करता है। यानी वो दोनों जीव अलग अलग रूप से स्वतंत्र जीवन यापन कर सकते हैं। यानी अलैंगिक जनन की जो विधि है इसमें हमेशा एक ही जीव भाग लेते हैं। लेकिन ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसे लैंगिक जनन कहते हैं, इसमें हमेशा दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं। दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं, जिसमें एक मेल और दूसरा फीमेल होता है। यानी एक मेल और दूसरा फीमेल इसमें भाग लेते हैं। लेकिन ये जो अलैंगिक जनन है इसमें सिर्फ एक ही जीव भाग लेता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं जिसका माता पिता क्या होता है, हमेशा एक ही जीव होता है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें नर और मादा, यानी इसके जो माता पिता होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं, यानी इसके जो जनक होते हैं वो अलग अलग होती है। यानी एक माता होता है, दूसरा पिता होता है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा दो जीव भाग लेते हैं, एक होता है नर, दूसरा होता है मादा। और इसमें जो जब रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है इसके फलस्वरूप इसमें युग्मक का निर्माण होता है। यानी ये जो लैंगिक जनन है इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। जिसमें नर में नर युग्मक का निर्माण होता है और फीमेल में मादा युग्मक। नर युग्मक को शुक्राणु भी बोलते हैं, यानी ओवम, स्पर्म जिसे बोलते हैं, और मादा युग्मक को अंडाणु बोलते हैं। यानी ये जो लैंगिक जनन है इसमें नर और मादा दोनों में नर युग्मकों का
निर्माण होता है। एक में होता है नर युग्मक, दूसरे में होता है मादा युग्मक। यानी ये जो नर युग्मक है इसको शुक्राणु या अश्वर्मी बोलते हैं, और ये जो मादा युग्मक है जिसे अंडाणु या ओवमी बोलते हैं। ये दोनों का इसमें क्या होता है, संलयन होता है, जिसके फलस्वरूप इसमें निषेचन की क्रिया होती है। यानी इसमें जो निषेचन की क्रिया होती है इसके फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। यानी ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें नर युग्मक का मादा युग्मक का भी क्या होता है, संलयन होता है, जिसके फलस्वरूप निषेचन की क्रिया होती है, जिससे नए जीव यानी का निर्माण या संतति का निर्माण होता है। लेकिन अलिंगी जनन में ऐसी कोई भी विधि नहीं पाई जाती। यानी ना तो उसमें नर युग्मक का निर्माण होता है, ना तो उसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है, जिसके चलते ना तो उसमें संलयन क्रिया होती है और ना ही उसमें निषेचन होता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं निषेचन के फलस्वरूप जायगोट का निर्माण होता है। तो अलिंगी जनन जो उसमें जनन जायगोट का भी निर्माण नहीं होगा, जायगोट या युग्मनज बोलते हैं। अगर दोनों में अंतर पूछे तो हम लोग बोल सकते हैं जो लैंगिक जनन में हमेशा दो विपरीत लिंगी वाले जीव भाग लेते हैं, लेकिन अलिंगी जनन में हमेशा एक ही जीव भाग लेते हैं। और ये जो लैंगिक जनन है इसमें हमेशा ध्यान रखना जो इसमें संलयन क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप निषेचन क्रिया होती है, तब जाके जायगोट यानी युग्मनज का निर्माण, गेमेट्स का निर्माण होता है। लेकिन अलिंगी जनन में ऐसी कोई भी चीजें नहीं होती। यानी ना तो उसमें युग्मक का निर्माण होता है, ना ही उसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप उसमें ना तो संलयन क्रिया होती है, ना तो निषेचन होता है, ना ही उसमें युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण नहीं होता है। यानी अंतर में जब हम लोग लिखेंगे ये दोनों चीजें अलग अलग करके लिख सकते हैं, एक में ये क्रिया होती है, दूसरे में ये क्रिया नहीं होती है। अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं जो मुख्य रूप से ये चीजें देखते हैं मानव में, मुख्य रूप से अलिंगी जनन क्रिया मुख्य रूप से हम लोग मानव में ही देखते हैं। तो मानव में ये सारी क्रियाएं होती है, तो हम लोग देखते हैं नॉर्मली। यानी अब हम लोग देखते हैं अलिंगी जनन की विधियां कौन सी होती है, मुख्य रूप से अलिंगी जनन की क्या क्या विधियां। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं जो अलिंगी जनन की विशेषताएं क्या है। अलिंगी जनन की विशेषताएं, इसमें केवल एक जीव भाग लेते हैं सबसे पहले। यानी चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो या फिर सरल बहुकोशिकीय जीव हो, इसमें केवल एक जीव भाग लेते हैं। ये एक जीव की भूमिका होती है। दूसरा, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। उसके बाद इसमें ना ही युग्मक संलयन होता है, इसमें युग्मक संलयन भी नहीं होता है। इसमें ना ही निषेचन की क्रिया होती है। यानी जब इसमें ना तो संलयन क्रिया होगी तो ना ही निषेचन होगा, तो इसमें नहीं यानी जायगोट का भी निर्माण नहीं होगा, इसमें जायगोट का भी निर्माण भी नहीं होगा। लेकिन एक चीज है, यानी इस जो जनन है इस क्रिया के फलस्वरूप जो जीव उत्पन्न लेंगे वो अपने जनक के समान होते हैं, यानी आनुवंशिक रूप से अपने जनक के हुबहू दिखते हैं, जिसे क्लोन भी कहते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं जो आनुवंशिक रूप
यानी अलैंगिक जनन से जो जीव उत्पन्न लेते हैं वो क्लोन कहलाते हैं, क्योंकि उनका जो रूप रेखा होता है यानी बिल्कुल डिक्टो अपने पेरेंट्स के जैसा ही होता है, यानी जैसे उसके जनक होंगे वैसे वो जीव भी होगी। यानी मान लो अमीबा ही है तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले अपने केंद्र का डिवीजन करके 2 नए सेल में बढ़ जाता है, तो वो जो सेल का निर्माण होता है वो हमेशा एक जैसे ही होता है, वो डिक्टो अपने पेरेंट्स के जैसा ही होता है। जो नए जीव का निर्माण होता है यानी जनक और उसके पेरेंट जो होते हैं या उसका संतति जो होता है दोनों सेम टू सेम होते हैं, जो क्लोन कहलाते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं जो इससे उत्पन्न संतानें, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानें आनुवंशिक रूप से जनक के समान होते हैं, जनक के समान होते हैं। इसलिए हम लोग बोल सकते जो अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानें क्लोन भी कहलाते हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि अलैंगिक जनन में कम समय में ही तेजी से बहुत सारे जीवों का निर्माण हो जाता है, लेकिन जब एक मानव का ही बच्चा जन्म लेता है तो उसमें लगभग 9 मंथ लगते हैं। लेकिन एक जो जीव अमीबा है देख लीजिए वो कुछ समय यानी 1 मंथ के अंदर ही लगभग वो अपने नए जीवों का यानी 2 से 4, 4 से 8 यानी 1 से 2 का निर्माण होता है। तो समझिए 1 मंथ में 2 का यानी एक जीव 2 का कर रहा है तो कई सारे जीवों में 1 मंथ में कई सारे जीव का निर्माण होता है। यानी कम से कम समय में क्या करते हैं, अधिक संख्या में जीवों का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन मानव में ये जो नए जीव की उत्पत्ति होती है उसके लिए कम से कम 9 मंथ लगते हैं। लेकिन ये जो एक कोष के जीव होंगे यानी सरल बहु कोष के जीव होंगे इसमें जो जनन क्रिया होती है कम समय में अधिक जीवों की इसमें बढ़ोतरी यानी वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा हम अब लोग देखते हैं जनन की विधियां, अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी है। तो अलैंगिक जनन की मुख्य रूप से 6 विधियां हैं। अलैंगिक जनन के प्रकार या विधियां, इससे पहला होता है विखंडन, उसके बाद होता है मुकुलन, उसके बाद बीजाणु जनन, इसके अलावा होता है खंडन या खंडीभवन, और लास्ट में एक और होता है जिसे बोलते हैं पुनर्जनन या पुनरुद्भवन। यानी ये 6 विधियां होती है जो अलैंगिक जनन की, ये मुख्य रूप से 6 विधियां हैं जिसमें विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, खंडीभवन और पुनर्भवन के बारे में हमें जानना है। तो ये जो विखंडन है इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक वाला जो है द्विखंडन होता है, दूसरा बहुखंडन। नाम से ही स्पष्ट है, जो द्वि मतलब 2, बहु मतलब बहुत, यानी जिसे 2 का निर्माण उसे द्विखंडन कहते हैं, जिसे बहुत से यानी 2 से अधिक उसे बहुविखंडन कहते हैं। यानी जो अलैंगिक जनन है इसके लगभग 6 प्रकार होते हैं। पहला होता है विखंडन, विखंडन को 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है द्विखंडन, दूसरा होता है बहुविखंडन। यानी विखंडन की वैसी विधि जिसमें एक जनक या जीव 2 का निर्माण करते हैं उसे द्विखंडन कहते हैं। और विखंड अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें एक जीव से 2 से अधिक जीवों का निर्माण यानी एक जनक से 2 या 2 से अधिक नए जीव संतानों की उत्पत्ति होती है उसे वो विखंडन कहते हैं। जैसे कि प्लेनेरिया में भी ऐसी क्रिया होती है, या फिर अमीबा में द्विखंडन क्रिया होती है, या फिर अमीबा में भी बहु विखंडन क्रिया भी होती है। इसके अलावा एक है मुकुलन, और ये जो क्रिया है मुख्य रूप से हाइड्रा में होती है। हाइड्रा, देखो ये हम फर्स्ट वाला देखते हैं आखिर विखंडन क्रिया होती कैसी है, विखंडन आखिर क्या होता है। यानी जिसमें
जो जनक होते हैं, अलैंगिक जनन की जो विधि होती है, इसमें जो पहला विखंडन क्रिया होती है, इसमें क्या करते हैं जनक या जीव, यानी जो भी जनक जीव होंगे, ये दो या दो से अधिक अनुमान, या तो दो का या दो से अधिक का निर्माण करते हैं, दो या दो से अधिक संतति का निर्माण करते हैं। यानी अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जनक जीव दो या दो से अधिक संतति का निर्माण करते हैं, उसे विखंडन करते हैं। और ये जो विखंडन क्रिया होती है दो प्रकार की होती है, एक हो जाता है द्विखंडन, दूसरा हो जाता है बहुखंडन। देखिए द्विखंडन में जो है दो का निर्माण होता है, यानी मान लीजिए एक अमीबा है, इस अमीबा क्या करता है, इसमें एक केंद्रक है, ये क्या करता है, इस केंद्रक को दो केंद्रक, यानी एक केंद्रक को दो भागों में डिवाइड करके दो अलग अलग जीव का निर्माण कर देता है, यानी दो अलग अलग जो अपना स्वतंत्र जीवन यापन कर सकते हैं, यानी कोई इसमें पाबंदी नहीं है जो आप जीवन यापन कर, यानी जब वो अलग अलग जीव का निर्माण कर देता है, जो उसका अलग रूप आकार हो जाता है, क्या करे, वो अपना स्वतंत्र जीवन यापन कर सकते, कोई दिक्कत उसमें नहीं हो सकती। लेकिन ये जो दूसरा है बहुखंडन, इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक जीव है, ये क्या करता है, एक से कई सारे जीव का निर्माण करता है, यानी इसके अंदर ये क्या, इसके अलावा ये कई भागों में छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में, ये वाली क्रिया होती है, इसे बहुविखंडन कहते हैं। यानी जिसमें विखंडन की वैसी क्रिया जिसमें जनक जीव एक से सिर्फ दो भागों का निर्माण, दो संतति का निर्माण करते हैं, उसे द्विखंडन कहते हैं। और जनन की वैसी अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें जनक जीव एक से दो या दो से अधिक जीवों का निर्माण करते हैं, संतति निर्माण करते हैं, उसे बहुविखंडन कहते हैं। और ये वाली क्रिया मुख्य रूप से अमीबा में होती है, पैरामीशियम में। द्विखंडन की क्रिया मुख्य रूप से अमीबा पैरामीशियम में होती है। इसके अलावा अलैंगिक जनन की दूसरी विधि होती है, दूसरा मुकुलन, उसके बारे में जानते हैं। सेकेंड विधि अलैंगिक जनन की जो दूसरी विधि होती है मुकुलन, जिसको बडिंग भी बोलते हैं। मुकुलन में जो होती है, इसमें जो क्रिया होती है, इस क्रिया यानी अलैंगिक जनन की जो विधि पाई जाती है, इसमें जनक जो जीव होता है उसके शरीर से उभार यानी कली निकलता है साइड से। यानी मान चलिए ये एक जीव है, ये एक जीव है, ये क्या करता है, साइड से इस तरीके से यह छोटा सा उभार निकलता है, जिससे ये वाला भाग स्वतः बाद में स्पष्ट अपने यानी स्वतंत्र जीवन यापन स्टार्ट करना शुरू कर देता है कुछ समय बाद। यानी ये साइड से जो उभार निकलता है, ये कुछ समय के बाद स्वतंत्र जीवन यापन कर लेता है। यानी कि मान चलिए जो हम बोल सकते हैं, जो जनन की वैसी विधि जिसमें जनक जीव के शरीर से उभार या कली निकलता है, यानी ये वाला देख लीजिए, यानी साइड से जो कली निकला है, यही क्या करेगा, बाद में स्वतंत्र जीवन यापन स्टार्टिंग कर देगा। इस तरीके से ये स्वतंत्र जीवन यापन स्टार्टिंग कर देगा। तो ये वाली जो क्रिया होती है, ये कहलाती है मुकुलन, यानी जनक जीव के शरीर से कली या उभार निकलता है। बडिंग कहते हैं। यानी अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जनक जीव के शरीर से कली यानी उभार निकलता, उसे मुकुलन की क्रिया कहती है। और यह क्रिया मुख्य रूप से हाइड्रा या ईस्ट में होती है। मुकुलन की जो क्रिया होती है वो हाइड्रा या ईस्ट में होती है। उस एग्जाम में पूछा जाता है जो हाइड्रा में जनन की कौन सी विधि पाई जाती है, तो मुकुलन हाइड्रा और ईस्ट में होती है।
हाइड्रा और ईस्ट मुकुलन की विधि पाई जाती है, जो जल अलीन जनन की दूसरी विधि है। इसके अलावा तीसरा है खंडी भवन, जिसको आप खंडन ही बोलते हैं। यानी ये जो अलिंगी जनन की वैसी विधि है जिसमें एक जनक जीव का शरीर कई खंडों में बढ़ जाता है, और वो खंड जो होते हैं स्वतंत्र, यानी स्वतंत्र जीवन यापन शुरू स्टार्टिंग कर देती। यानी ये जो जनक जीव का शरीर, इसमें जो नहीं बोल सकते हैं जो अलिंगी जनन की वैसी विधि अलिंगी जनन की वैसी विधि जिसमें जनक जीव का शरीर खंडों में यानी टुकड़ों में बढ़ जाता है। अलिंगी जनन की वैसी विधि जिसमें जनक जीव का शरीर खंडों यानी टुकड़ों में बढ़ जाता है और प्रत्येक टुकड़ा स्वतंत्र जीवन यापन करता है, और प्रत्येक टुकड़ा स्वतंत्र जीवन यापन करता है। अब खंडन या खंडी भवन कहलाता है। यानी देखिए इसमें जो विधि यानी जनक का जो शरीर होता है वो कई खंडों में टूट जाता है, और वो खंड जो होता प्रत्येक खंड जब अपना स्वतंत्र जीवन यापन स्टार्ट करती है, यानी वो कई खंड टुकड़ों में तो बढ़ता है, बढ़ने के बाद वो जो खंड होता है, जो भी कई सारे खंड होते हैं, वो प्रत्येक खंड क्या करते हैं स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन स्टार्ट कर देते हैं, उसे खंडी भवन कहते हैं। जैसे कि देखिए ये वाला क्या बाद में ये टूट कर यानी इस तरीके से वो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन स्टार्टिंग कर देते हैं। इस क्रिया को खंडी भवन या अपखंडन कहते हैं। यानी ये जनन की अलिंगी जनन की तीसरी विधि है खंडी भवन या अपखंडन। इसके अलावा 3 और विधियां हैं जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट रोज पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट रोज 3 जो बाकी अलिंगी जनन की, जिसमें बीजाणु जनन और इसके अलावा पुनरुद्भवन और कायिक परिवर्धन या कायिक जनन, यानी ये 3 विधियां अभी बाकी है जिसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट रोज।